हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ खास पैटर्न्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन और थोड़ा बहुत उनके बारे में सीखा था। उसमें भी मेन हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को थोड़ा सा डिटेल में किया था। तो हमने क्या क्या उसमें पढ़ा था, या कह लो कि उसमें जो पढ़ा था उसमें से क्या क्या हमारे काम का है इस लेक्चर में, वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो हमने पढ़ा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर किसी को प्रूव करना है, कोई भी रैंडम सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तीन मेजर तरीके हैं। पहला तरीका कि उसको डेफिनेशन से प्रूव कर दो। डेफिनेशन मतलब जिस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या कह लो कि लिमिट फाइनाइट है, वही सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो लिमिट की डेफिनेशन से उसको कन्वर्जेंट प्रूव कर दो कि भाई लिमिट ये इसकी एग्जिस्ट कर रही है, इस कारण से कन्वर्जेंट हो गया। एक तरीका तो ये है बाय डेफिनेशन। दूसरा तरीका जो थ्योरम्स हमने डिस्कस करी थी कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस उसका यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सीक्वेंस को बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट प्रूव कर दो, वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तीसरी हमने एक और थ्योरम देखी थी, तीसरा पॉइंट कि कन्वर्जेंट प्रूव करने का क्या तरीका है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक में भले ही इंक्रीजिंग हो भले ही डिक्रीजिंग हो, साथ में वो बाउंडेड भी है, तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाती है। अब ये तीन मेजर तरीके हमने सीखे थे, और भी चीजें सीखी थी जो काम किया केवल वो बता रहा हूं। उसमें भी केवल पहला और तीसरा पॉइंट काम का है अपना। पहला और तीसरा मतलब पहला बाय डेफिनेशन, तीसरा मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड हो जाता है कन्वर्जेंट। ये दो तरीके से हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के जो जो पैटर्न्स है ना, वो सभी डिस्कस करेंगे। मैंने यहां पर पैटर्न्स लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये पैटर्न नंबर है। फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न, मतलब तीन पैटर्न के मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस पैटर्न के 50 क्वेश्चन बना लो, और इस पैटर्न के और 50 बना लो, इस पैटर्न के और 50 क्वेश्चन बना लो, उससे मतलब नहीं है। मेन हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और उस पैटर्न में हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, या सब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे उसको दिखाना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे मेन। तो मैं एक बार पैटर्न का ब्रीफ आइडिया दे देता हूं आपको, और उसके बाद में एक एक पैटर्न को लेंगे और एक एक पैटर्न के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहला पैटर्न क्या है। पहले पैटर्न में आपको nth टर्म दे देगा किसी सीक्वेंस की, जो भी सीक्वेंस की बात चल रही होगी, nth टर्म दे देगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो भी है, बाउंडेड है, और साथ में इसकी लिमिट ये आ रही है। ये पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर ये तीन पॉइंट्स ना बोले तो ये भी बोल सकता है कि भाई ये आपका nth टर्म है किसी सीक्वेंस का, आप प्रूव करो कि ये कन्वर्जेंट है, और फिर उसकी लिमिट भी निकाल के बता दो। ये एक पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आप उस थ्योरम को इस्तेमाल करो कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसमें तो हालांकि बोला ही है कि मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव करो, तो हम करेंगे ही उस केस में। तो लेकिन अगर सिर्फ ये बोले कि प्रूव करो कि ये कन्वर्जेंट है, तो भी आपको क्या करना है, मोनोटोनिक प्रूव कर देना है उस सीक्वेंस को, और बाउंडेड प्रूव कर देना है। कैसे करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे। मैं ओवरऑल आपको आइडिया दे रहा हूं केवल कि क्या पैटर्न चलेंगे, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, फिर धीरे धीरे एक एक को लेंगे हमने, है ना। तो यहां पहले मोनोटोनिक प्रूव कर देंगे, फिर बाउंडेड प्रूव कर देंगे, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि कन्वर्जेंट है, और फिर हम लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट लगा करके, या जो भी तरीके पॉसिबल होगा उससे। एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न ये है जिसमें आपको nth टर्म डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यहां nth टर्म डायरेक्ट मिल गया, n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपको सारी सीक्वेंस की टर्म्स मिल जाएंगी। यहां डायरेक्ट नहीं मिला, कनेक्शन मिला है nth टर्म और n+1th टर्म में। जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कनेक्शन मिले, ये सेकंड पैटर्न है क्वेश्चंस का। एक पैटर्न डायरेक्ट मिलेगा, दूसरा पैटर्न डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा nth टर्म और n+1th टर्म में, या फिर nth टर्म n-1th टर्म में, मतलब कोई दो टर्म्स में कम से कम कनेक्शन मिलेगा आपको। अगर ऐसा हो रहा है और फिर बोले कि भाई प्रूव दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड आल्सो फाइंड इट्स लिमिट, तो भी आपको पैटर्न वही चलाना है जो इसमें चलाया है। मतलब आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो भी पॉसिबल है। दूसरा प्रूव करने का पड़ेगा इसको बाउंडेड, और फिर हम निकाल लेंगे उसकी लिमिट। लिमिट निकालने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग रहता है उसके कंपैरिजन में, माइनर सा फर्क है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, मतलब बहुत आसान है लिमिट निकालना। तो मेन है उसको मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव करेंगे पहले। हालांकि मोनोटोनिक प्रूव करने के लिए या कभी कभी बाउंडेड के लिए भी, मेजरली तो मोनोटोनिक प्रूव करने के लिए यहां पर
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं इस पैटर्न के सभी क्वेश्चंस में जिसमें आपको कनेक्शन दे रखा हो। हमेशा ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, उसकी आप टेंशन ना लें। मैं अभी केवल बेसिक आइडिया दे रहा हूं। किस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं आप कभी भी ऑब्जर्व करना, किसी भी बुक में ये 3 ही मेजर पैटर्न्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम उसको मोनोटोनिक प्रूव कर देंगे, उसके बाद उसको बाउंडेड ले आएंगे, या तो बाउंडेड डायरेक्ट लिया जाएगा या कभी कभी बाउंडेड के लिए भी हमें पीएमआई की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसा भी जरूरत पड़ेगी अपन करेंगे। फिर लिमिट निकालना है, उसका प्रोसेस बहुत आसान है। तो मेजरली इन दोनों में ऊपर से देखें तो पैटर्न सेम है, उसी थ्योरम के इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कन्वर्जेंट, ठीक है। हालांकि बस यहां पीएमआई की हेल्प ली है अपने। तो ये 2 पैटर्न्स कंप्लीट। तीसरा पैटर्न ये बन सकता है जिसमें डेफिनेशन से अपने को सॉल्व करना पड़े। प्रूव दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 3 वेयर an इज इक्वल टू दिस। मतलब nth टर्म दे दिया उसी पैटर्न में जिसमें इस पैटर्न में दिया था, मतलब n के फॉर्मेट में ही, मतलब n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सारी सीक्वेंस की टर्म्स आपको मिलती जाएं। तो उसी पैटर्न में यहां पर क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि ये कन्वर्जेंट है। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला और बाउंडेड वाला क्वेश्चन है और ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव करना इतना सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आसान नहीं पड़ता। तो उस केस में फिर अपने को डेफिनेशन इजी पड़ जाती है। तो उस केस में डेफिनेशन लगा दो, उससे प्रूव कर दो कि भाई ये कन्वर्जेंट है। तो इस केस में ये वाला यूज आएगा, मैं आपको बताऊंगा। मतलब करते करते आपको समझ आएगा कि मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव करने का क्या तरीका है और क्यों इस तरह के क्वेश्चंस में अपन उससे नहीं चल पाएंगे। ये आपको समझ आ जाएगा अपने आप, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, तीसरा पैटर्न क्या है कि डेफिनेशन की हेल्प लेंगे हम लोग। जो लिमिट की डेफिनेशन है an माइनस एल का जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, वो डेफिनेशन अपन इसमें यूज लेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये तीसरा पैटर्न है। हम लोग 2 वीडियोस में ये तीनों पैटर्न कवर करेंगे। पहला पैटर्न ये है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इस पैटर्न के, क्योंकि ज्यादा यूज आता है, सेकंड मोस्ट पे ये यूज आता है। तो सेकंड के भी 2 क्वेश्चन इसके करेंगे अपन, 2 इसके करेंगे, तो 3 + 2 + 2 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन 2 + 2 इधर कवर करेंगे। तो आपका ओवरऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड बेसिक आइडिया आपको क्वेश्चंस का लग जाएगा। फिर अगर आप लोग कहेंगे तो हम मिक्स क्वेश्चंस ले लेंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस, कि भाई 10-15 क्वेश्चंस यहां पर लिखे और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे उसको करना है वो आप एक बार कमेंट करके बताना। अगर कमेंट में ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं उस तरह से करूंगा कि 10-15 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख करके और ओरली अपन उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कुछ लिखने का काम नहीं रखेंगे, ठीक है। फास्ट अप्रोच वो लेकिन 3rd लेक्चर में। 2 लेक्चर का मैंने प्लान आपको बता दिया। चलो अब शुरू करते हैं। मैं ये हटा रहा हूं आपके पास से, यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं। देखो स्टार्ट करना है। अब देखो बहुत लॉजिकल बात है कि अगर इस सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो मोनोटोनिक हमने डिस्कस किया है 2nd या 3rd लेक्चर में जिसमें भी किया था। क्या डिस्कस किया था कि मोनोटोनिक की कंडीशन होती है कि अगर an + 1 मतलब n + 1th टर्म बड़ी आ रही है nth टर्म से, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अगर n + 1th टर्म बड़ी आ रही है nth टर्म से, मतलब आगे वाली टर्म पीछे वाली से बड़ी आ रही है हमेशा ही, तो आगे वाली टर्म बड़ी आ रही है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया अपने आप ही। तो हमें ये प्रूव करना है। अब डायरेक्ट ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि आप इसको लिखो एक साइड लेकर के an + 1 - an इज ग्रेटर देन 0। ये हम प्रूव कर देंगे, इजीली हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने के बाद हम चेक करना आसान हो जाता है कि भाई पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो वो अगर हम प्रूव कर दिए तो अपने आप यहां तक पहुंच जाएंगे और अपने आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए ये लेस देन 0 हो जाएगा, बस ये साइन चेंज होगा। निकालना तो यही है अल्टीमेटली अपने को मोनोटोनिक के लिए हमेशा, ठीक है। बाउंडेड का उसके बाद बात करेंगे, पहले मोनोटोनिक शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारा an है, nth टर्म है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन। n + 1th टर्म an + 1 निकालने का क्या तरीका, n की जगह पूरी लाइन में n + 1 रख दो। तो एक तो यहां n + 1 रखा, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो 2 टाइम्स n + 1 -7 और 3 टाइम्स n + 1
प्लस 2 कितना हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 5। ये हमारे पास an प्लस 1 आया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालेंगे an प्लस 1 में से an को माइनस करके क्या आ रहा है। an प्लस 1 की वैल्यू यहां रखो, वो है 2n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 5 माइनस an, ये रहा 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2। एलसीएम, और कोई उपाय नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम है 3n प्लस 5 एंड 3n प्लस 2, और ये इधर क्रॉस हो जाएगा तो 2n माइनस 5 एंड 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7 एंड 3n प्लस 5। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ऊपर वाले को, तो कितना आ रहा है जरा देखें। अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6n स्क्वायर और 2 इंटू 2 4n और माइनस 15n, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, माइनस का 11n बचेगा और माइनस का 10 यहां से बच रहा है, माइनस साइन। इधर अगर देखें तो 6n स्क्वायर तो ये हो गया और 2 इंटू 5 10n और माइनस का 21n, माइनस का 11n हो गया। ओवरऑल एक स्टेप बचा रहे हैं अपन। माइनस 7 और प्लस 5 माइनस का 35 हो जाएगा और डिवाइड में सेम जो चल रहा था 3n प्लस 5 एंड 3n प्लस 2, ये आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर लो, ये तो कट रहा है, साफ साफ कट रहा है। माइनस का 11n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी कटेगा अल्टीमेटली, पता है अपने को। क्या बचेगा, क्या बच रहा है ऊपर, माइनस 10 प्लस 35, माइनस 10 प्लस 35 दैट मीन्स प्लस 25 बचा, और नीचे सेम 3n प्लस 5 एंड 3n प्लस 2, नीचे सेम ऊपर 25 आ गया। अब आप देखोगे तो ओवरऑल ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, दिख रहा है, n तो पॉजिटिव आ रहा है, n तो नेचुरल नंबर है, तो नीचे तो पॉजिटिव, ऊपर प्लस का 25 है। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ये टर्म ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि an प्लस 1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an, दैट मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये हमने प्रूव कर दिया। एक बात खत्म। दूसरी बात, बाउंडेड लेके आना है। अब बाउंडेड लाने के तरीके, क्वेश्चन देख करके आइडियाज आने चाहिए अब आपके पास में। बाउंडेड में ये होता है, देखो है क्या चीज, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर कोई सीक्वेंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं केवल आपको, कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यहां से शुरू किया x1 से x2 x3 x4 बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आपको अपर लिमिट पता चल जाए कि इससे आगे नहीं जाएगी तो अपने आप बाउंडेड हो गया ना। केवल आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में अपर लिमिट मतलब अपर बाउंड चेक करना है। लोअर बाउंड तो x1 है ही उसका, x1 मतलब n की जगह 1 रख दो, x1 या a1 जो भी आप नाम दो उसको। फर्स्ट टर्म कुछ बुक्स में x1 होता है, कुछ बुक्स में a1 होता है, तो मैं मिक्स चला देता हूं कभी कभी, आप a कर लेना, मैंने लेक्चर्स में a ही लिया है हर जगह। a1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 7, 3 इंटू 1 प्लस 2, माइनस 1 आ रहा है, तो लोअर लिमिट पता है आपको, -1 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो अपर लिमिट आपको बस चेक करनी है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और आपने अपर बाउंड चेक कर लिया तो इसका मतलब वो बाउंडेड हो जाएगा अपने आप ही। केवल हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कितना जाएगा या अपर बाउंड कितना है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए आसान तरीका है, ये तो पॉलिनोमियल दे रखा है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, वो भी लीनियर पॉलिनोमियल है दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं है, करते हैं शुरू। मैं लिखता हूं इसको वापस से, 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2, ठीक है। ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया, हम बी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बी पार्ट है। मैं ऊपर जैसा बनाने की कोशिश करता हूं, नीचे जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर नीचे है 3n, ऊपर है 2n, तो 2n को 3n बनाने के लिए n को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर 2n प्लस n और फिर माइनस n कर रहा हूं, ये माइनस n कर देते हैं, ठीक है। n ऐड किया, n सब्ट्रैक्ट किया, ये तो हो जाएगा 3n प्लस 2 चाहिए, प्लस 2 नहीं है, -7 है, तो +2 कर दो, -2 कर दो और -7 है,
2 भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी जरूरत थी उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, एडजस्ट किया, नीचे एज इट इज चलने दो। देखो क्या बनता है जरा, ये ले लो 3n और ये लो -2, सॉरी +2 की जरूरत है ना, सॉरी, ये ले लो +2, तो इधर तो बन जाएगा 3n + 2, जो बच गया उसको सेपरेट कर लो, क्या बचा -n -9 और डिवाइडेड बाई 3n + 2, सेपरेट 3n + 2 को अलग और n + 9 ब्रैकेट में बनेगा तो n + 9 हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड दे दो, होगा क्या, ये हो गया 1 - n + 9 अपॉन 3n + 2। अब आपको ये तो समझ आ गया कि ये वाली टर्म पॉजिटिव है, इतना केवल देखें तो ये तो पॉजिटिव है, इतना समझ में आ रहा है। 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो 1 से तो छोटा ही होगा, इतना तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी लेस देन 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, मतलब an हमेशा 1 से छोटा है। और यहां पर a1 कितना था, यहां से देख करके a1 अपने को कितना मिल रहा था, 2 माइनस ये -1 बन रहा था, a1 है ना, -1 आ रहा था, तो -1 से 1 तक जा रहा है हमारा nth टर्म an ओवरऑल क्या हो रहा है, an हो रहा है -1 से 1 के बीच में ही है। इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड भी हमने प्रूव कर दिया। तो सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं, इट्स लिमिट इज 2/3। लिमिट निकालना बच्चों का खेल है, इस वाले क्वेश्चन में तो स्पेशली, क्योंकि लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट लगाओगे आ जाएगा। 11th क्लास में सीखा था आपने, 11th में आ जाता है ये वाला पैटर्न जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो 11 12 में ढेरों क्वेश्चन, इससे कई गुना टफ क्वेश्चन किए हैं, तो ये तो आ ही जाएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। जगह की बस शॉर्टेज है जीवन में, बाकी कोई कमी नहीं है। कहाँ करें यार, भाई लिख तो लिया ही है, मतलब समझ तो लिया ही है, ये मिटा देता हूँ, ये वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा बीच में कहीं ना कहीं इसको। देखो थर्ड पार्ट सी पार्ट शुरू कर देते हैं, इस पेन से कर देता हूं तो थोड़ा अलग से दिखेगा भी। लिमिट निकालनी है, सिंपल, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी an कर दो। मैं लिख ही देता हूं यार एक स्टेप, तो क्या है, जगह की शॉर्टेज बड़ी फील होती है कभी कभी। हाँ भाई n की वैल्यू मतलब इनफाइनाइट पे अगर टेंड कर रही है, इनफाइनाइट लिमिट लग रही है, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। पॉलिनोमियल्स में स्पेशली दो तरीके पॉसिबल हैं। एक तरीका यह कि n की मैक्सिमम पावर से डिवाइड लगा दो। n की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, ऊपर नीचे दोनों का मिला के चेक करो, 1 ही है ऊपर नीचे दोनों मिला करके मैक्सिमम। तो n से ऊपर नीचे हर जगह डिवाइड लगा दो। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो n से ऊपर डिवाइड लगाया तो 2 - 7/n हो गया, नीचे डिवाइड लगाया तो 3 + 2/n हो गया। मैक्सिमम पावर से डिवाइड लगाना है n की, ये रूल है। तो यहां मैक्सिमम n की 1 पावर है, लगाया डिवाइड, रखो लिमिट, लिमिट रखोगे तो 2 - 7/इनफाइनाइट 0, 3 + 2/इनफाइनाइट, किसी के भी नीचे इनफाइनाइट आ जाए 0, आंसर क्या आ गया 2/3। इतना सिंपल है लिमिट निकालना, कुछ नहीं करना इसमें, 2/3 आ गया। एक और अप्रोच होती है, मैं एक बार बता देता हूं आपको, वो भी आसान अप्रोच है। एल हॉस्पिटल रूल शायद आप लोगों ने सीखा होगा कहीं पे। एल हॉस्पिटल रूल मतलब ब्रह्मास्त्र है लिमिट्स के लिए। तब जब 0/0 फॉर्मेट बन रहा है या इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है, दो फॉर्मेट्स में चलता है एल हॉस्पिटल रूल। किस किस फॉर्मेट में, या तो 0/0 फॉर्मेट आ रहा हो या इनफाइनाइट फॉर्मेट आ रहा हो। इस बात का क्या मतलब है जो मैं बोल रहा हूं, फॉर्मेट आ रहा हो मतलब अगर ये लिमिट आपने रखी यहां बिना कुछ करे, सिंपल क्वेश्चन में लिमिट रखी, तो यहां रखोगे n की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 2 × इनफाइनाइट -7, इनफाइनाइट ऊपर बचेगा, यहां भी इनफाइनाइट नीचे बचेगा। तो ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, वो कहता है कि भाई ऊपर अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। ऊपर अलग से डिफरेंशिएशन मतलब 2n - 7 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा n के रेस्पेक्ट में, जिस पे लिमिट लगी है उसके रेस्पेक्ट में। 3n + 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 आएगा सिंपल में। अब रख दो लिमिट, कोई टेंशन नहीं है। तो अब लिमिट रखी तो क्या आ गया 2/3। इजी पड़ता है कंपैरेटिवली एल हॉस्पिटल रूल, बहुत बार एल हॉस्पिटल रूल ज्यादा इजी पड़ता है, तो उससे भी कर सकते हो। दोनों चॉइस है, मैंने दोनों बता दिया आपको, जहां आपका जो मर्जी पड़े यूज लो, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किया है हमने फर्स्ट पैटर्न का, मैं केवल फर्स्ट पैटर्न इस लेक्चर में कवर करूंगा,
दो और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से इससे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे अब धीरे धीरे। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन हमने इजी लिया है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, दो क्वेश्चंस और करने हैं। चलो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ an इज बिटवीन 2 and 3 वेयर an ये है। मतलब सिंपल सा है, an थोड़ा लंबा चौड़ा सा दे रखा है, इस बार भारी भरकम सा दे रखा है। अपने को बताना है कि भाई ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट इसको बताने के लिए हमें इसको मोनोटोनिक प्रूव करना पड़ेगा, उसके साथ में इसको बाउंडेड प्रूव करना पड़ेगा। रही बात लिमिट की, तो उसने एग्जैक्ट लिमिट निकालने को नहीं बोला, उसने बस बोला है कि लिमिट 2 से 3 के बीच में आएगी, इतना प्रूव कर दो। तो वो तो बाउंडेडनेस से भी प्रूव हो जाएगा अपने आप ही, वो अपन देखेंगे कैसे करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी लास्ट में मैं एग्जैक्ट लिमिट भी बताऊंगा आपको कि क्या आएगी, है ना। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें मोनोटोनिक प्रूव करना है इसको, और मोनोटोनिक के लिए मैंने आपको बताया कि an+1 में से an को माइनस करके हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, अकॉर्डिंगली वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले काम an+1 निकालो। an+1 के निकालने का तरीका क्या है, an आपका ये है तो 1 + 1/(1) 1/(2) से लेकर के 1/(n) तक तो an ही था। an+1 के लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ऐसे स्टेप बढ़ते 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 बहुत बड़ा होगा a इनफाइनाइट, तो क्योंकि सीरीज तो बढ़ती जाएगी, सॉरी सीक्वेंस तो चलती जाएगी, है ना। तो an ये है, an+1 ये है, साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ कि an में कुछ जोड़ करके हमने an+1 बनाया है, तो ऑब्वियसली an+1 बड़ा है। बाकी आप साफ साफ नहीं करना चाहते तो an+1 माइनस an लिख लो, वो आपका सिंपल में ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और वो आ जाएगा 1/(n+1) विच इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली दैट इंप्लाइज an+1 माइनस an is greater than 0, that implies an+1 is greater than an, therefore monotonically increasing sequence, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। एक चीज तो हो गई, अब बात है बाउंडेडनेस की, वो थोड़ी खास बात है, वो कैसे प्रूव करना है। तो इससे शुरू कर रहे हैं an से, ध्यान से देखेंगे थोड़ा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहने वाली है इस केस में। यहां मैं वापस से an लिख रहा हूं, an है अपने पास में 1 + 1/(1) 1/(2) और 1/(3) तक लिखते हैं, और लास्ट में 1/(n) तो चल ही रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मैं इसको थोड़ा खोल के लिख रहा हूं, 1 + 1/(1 × 1), फैक्टोरियल 1 को तो 1 × 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही लिख लो। फैक्टोरियल 2 को 1 × 2 लिखोगे, फैक्टोरियल 3 को 1 × 2 × 3 लिखोगे, एंड लास्ट में फैक्टोरियल n को 1 × 2 × 3 से लेकर के n तक लिखोगे। ये बात कंफर्म्ड है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैं इनइक्वालिटी लगा रहा हूं, मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी, नहीं मैं तो इसके आगे ही लगाता, इसके जस्ट आगे इनइक्वालिटी लगाऊंगा मैं, इससे कंपेयर करते हुए ध्यान से देखना इस चीज को। मैं हर जगह 2 करने वाला हूं, हर जगह 2 मतलब मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं 1/1, ये 3 स्टेप तो एज इट इज, बाकी के स्टेप्स में मैं इसको 1 × 2 × 2 करूंगा, और हर जगह 2, जितने भी आगे जगह बनेगी ना सब जगह 1 × 2 × 2 × 2 × सब लास्ट में 2 तक, 2 से बड़ा कुछ भी नहीं रखा। तो अब बताओ ये बड़ा कि ये लाइन बड़ी, समझना ध्यान से। इसको तो कंपेयर करने में लेना ही नहीं है, इसको लेना है 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा, 1/2 बड़ा है, तो ये बड़े का साइन इस तरफ आएगा ना, ये 1/6 है, ये 1/4 है, 1/4 बड़ा साइन आ गया, छोटा साइन किस तरफ गया, उस तरफ। ये लाइन इसके जस्ट आगे लिखने की है कायदे से, तो ये सिस्टम चल रहा है। तो हमने an को इससे लेस देन दिखा दिया। हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमें सिर्फ अपर बाउंड चाहिए, लोअर बाउंड तो x1 है या a1 है, पता है अपने को। फर्स्ट जो भी इसकी टर्म बन रही है a1 वो लोअर बाउंड है। अपर बाउंड हमें चेक करना है कि किससे लेस आ रहा है, तो लेस वाली कुछ ना कुछ बना दी हमने जान करके, उस पैटर्न पे चल रहे हैं। ऐसे ही सोचना है आपको, किससे लेस बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसी तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। बाउंडेड में तो हर क्वेश्चन को देखते हुए अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। तो यहां से हमें यह समझ आया कि जो an है, an लेस देन है
किससे लेस देन है, इससे। इसको क्या लिखोगे, 1 + 1/1 + 1/2 + 1/2 की पावर 2 प्लस बढ़ते बढ़ते, भाई ये n बार लिखा है लेकिन 2 तो इसमें n-1 टाइम्स ही है ना, एक बार तो 1 लिखा है, तो एक्चुअल में इसको 2 की पावर n-1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे 3 में से 2 में ही है ना 2, तो 2 ही रही पावर, तो 2 की पावर n-1 रहेगी, क्योंकि एक बार तो 1 है n में से। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो 1 + 1/1 एज इट इज रहने दो, इसको आप जीपी की तरह सॉल्व कर लो। ये अपनी एक जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी मैं लिख देता हूं a × 1 - r की पावर n/1 - r, ये इसके सम का फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म वो 1/2 है, r की वैल्यू कॉमन रेशो वो भी 1/2 है, तो अप्लाई करो जरा, कितना आता है। a मतलब 1/2, 1 - r मतलब 1/2 की पावर n, n यहाँ n-1 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, 1 से शुरू होकर के n-1 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 ही काउंट होंगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 - r, दैट मींस 1 - 1/2। 1 - 1/2 1/2 है, और 1/2 को 1/2 से आप कैंसिल कर सकते हो इजीली। क्या बचेगा, फाइनल बचेगा an इज लेस देन 1 + 1 + 1 - 1/2 की पावर में n-1, ये बचेगा। दैट मींस an इज लेस देन 3 - 1/2 की पावर n-1। अब 3 में से कुछ घटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 3 तो है ही है, तो ये क्लियर समझ में आया कि an जो है वो लेस देन 3 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू z, नहीं नेचुरल नंबर्स, मतलब सारी टर्म्स 3 से जो छोटी ही हैं, कंफर्म बात है, सारी टर्म्स 3 से छोटी हैं। एक चीज और, an को देख करके इतना क्लियर है कि सारी टर्म्स 2 या 2 से तो बड़ी है, कंफर्म्ड 2 या 2 से तो बड़ी है। ये 3 पे तो भले इक्वल का साइन नहीं भी आएगा, लेकिन 2 या 2 से तो बड़ी है सारी की सारी टर्म्स। क्यों? क्योंकि 1 + 1 2 तो यही हो गया। अब a2 a3 a4 a5 आगे की जो भी टर्म्स आएंगी उसमें कुछ और ही जुड़ेगा ना, कुछ और ही जुड़ता जाएगा, तो 2 से तो बड़ी है सारी, क्योंकि फर्स्ट टर्म a1 इतनी है और बाकी की सारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो बड़ी आएंगी, तो a1 ही 2 आ रही है, फर्स्ट टर्म ही 2 है इसकी, तो इसका मतलब साइड में लिख देता हूं मैं, एंड an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो देयरफॉर, अब जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं इस तरफ कर देता हूं, देयरफॉर an जो है वो 2 से लेकर के 3 के बीच में ही है, तो बाउंडेड तो हो ही गई, बाउंडेड हो गई। अब पूरी की पूरी सीक्वेंस ही 2 से 3 के बीच में है, तो ऑब्वियसली लिमिट भी 2 से 3 के बीच में ही आएगी। सीक्वेंस की हर एक टर्म 2 से 3 के बीच में आ रही है, तो ऑब्वियसली लिमिट डेफिनेटली 2 से 3 के बीच में आएगी, क्योंकि लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है ऐसी वैल्यू जिसके आसपास सीक्वेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हो, या कह लो कि ये सही डेफिनेशन नहीं है, लिमिट पॉइंट की हो गई। ऐसी वैल्यू मतलब ऐसी कोई वैल्यू जिसके, ऐसी कोई टर्म सीक्वेंस की जिसके बाद की सारी टर्म्स उसके नेबरहुड में ही आ रही हो, तो मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज सीक्वेंस की उसके नेबरहुड में आएंगी ऑब्वियसली, तो वो 2 से 3 के बीच में ही रहेगी ना लिमिट, तभी तो वो सारी वैल्यूज उसके नेबरहुड में आ पाएंगी, क्योंकि सीक्वेंस की सारी वैल्यूज 2 से 3 के बीच में है, तो इसका मतलब लिमिट तो 2 से 3 के बीच में होगी ही होगी। तो ये अंडरस्टूड हो गया मतलब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाउंडेड हमने इस तरह से दिखाया, बाउंडेड दिखाने का जो पैटर्न है वो काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न था इसका, बाकी मोनोटोनिक का कुछ खास नहीं था, बहुत सिंपल पैटर्न था वो, तो बाउंडेड का थोड़ा खास था। और भी क्वेश्चंस में अपन इस पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसमें मैं इस पैटर्न को इस्तेमाल करूंगा। अभी आप इसको शांति से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि एज इट इज मैं इस्तेमाल करूंगा। क्या यहां पर कंक्लूड किया कि अगर ये चीज आ रही है तो डेफिनेटली ये 3 से तो छोटी है, ये कंक्लूड किया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे यूज ले रहे हैं इसको वो देखते हैं। उससे पहले एक लास्ट चीज कि इसकी लिमिट एक्चुअल में कितनी आएगी, 2 से 3 के बीच में लिखी है, लेकिन एक्चुअल में कितनी आएगी, ये भी तो एक इंटरेस्टिंग बात है ना। तो भाई एक्चुअल में इसकी लिमिट आएगी ई के बराबर। ई एक इरेशनल नंबर है,
उसके बराबर आएगी। e की पावर x का एक्सपेंशन कितना होता है, इनफाइनाइट तक जाता है एक्सपेंशन, तो ऑब्वियस बात है 1 + 1 अपॉन फैक्ट x अपॉन 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। अगर e की पावर 1 कर दे तो 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल n एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। क्योंकि इनफाइनाइट पे कहां जाएगी वो, ई तक जा रहा है, मतलब बहुत आगे जब सीक्वेंस में जाएंगे तो ई तक जाएंगे अपन, और उसके आजू बाजू की गैदरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो लिमिट इसकी ई बनने वाली है। वैसे मैंने आपको यूं ही बता दिया, वो तो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है वैसे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन दोनों के कंपैरिजन में और अच्छा क्वेश्चन लिया है इस बार। देखो, शो दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n, यहां पर n नेचुरल नंबर्स में है, इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 2 and 3। लिमिट से रिलेटेड बात तो वही हो गई जो पिछले वाले क्वेश्चन में थी, लेकिन इस बार सीक्वेंस थोड़ी बदल गई है। बहुत जबरदस्त सीक्वेंस है, उसको कन्वर्जेंट लेके आना है। कन्वर्जेंट लाने के लिए मैंने आपको बताया 2 तरीके, मतलब जो पैटर्न हम यूज लेंगे 2 चीजें निकालेंगे। एक तो मोनोटोनिक प्रूव करेंगे उसको, भले ही इंक्रीजिंग हो भले ही डिक्रीजिंग हो, जो भी वो हो अकॉर्डिंगली। दूसरा हम उसको बाउंडेड प्रूव करेंगे। तो 2 काम हम करते हैं, लिमिट का अपने आप आ जाएगा बाद में, उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने को। शुरू करते हैं। देखो सीक्वेंस बड़ी जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। an हमारे पास में है 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n। अगर हम यहीं से an + 1 निकाल लेंगे तो वहां पे क्या नुकसान है, 1 + 1 अपॉन n + 1 की होल पावर n + 1, और दोनों को घटा करके हम कंपेयर कभी नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली कि भाई कौन बढ़ा रहा है कौन छोटा रहा है। ऐसे केस में क्या करें, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने पर क्या है कि कंपेयर करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, और आगे भी फर्दर उसको बाउंडेड अनबाउंडेड प्रूव करना इजी हो जाएगा। इस सिचुएशन में जो भी काम करेंगे वो मुश्किल है, क्योंकि पावर में भी वेरिएबल आ गया, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है उस केस में। तो इसको खोलना पड़ेगा। खोलेंगे किससे, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं भी याद है तो मैं एक बार लिख देता हूं। 1 + x की होल पावर n होता है, 1 + x की होल पावर n से खुलेगा ये 1 + nx प्लस में n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x²। ऐसे ही चलता रहता है, मतलब लास्ट तक बढ़ते 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 ये x की पावर n तक जाता है। वैसे तो n n-1 बढ़ते बढ़ते लास्ट में 2 × 1 और नीचे फैक्टोरियल n, तो वो कट ही जाता है और x की पावर n रहता है, लास्ट में ये रहता है। ये पूरा तो कट के 1 हो जाता है इतना पोर्शन तो, और बचता लास्ट में इसकी पावर n ही है अल्टीमेटली। ठीक है, इसकी हेल्प से इसको खोलना है, फिर आगे देखते हैं। बहुत जबरदस्त थ्योरम है ये बाइनोमियल थ्योरम, पता नहीं कहां कहां यूज आ जाती है, पता ही नहीं चलता कब कहां यूज आ जाएगी जीवन में, तो इसको वैसे भी याद रखो आप। अब an को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो 1 + nx दैट मीन्स 1 अपॉन n इंटू n, प्लस में n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x², प्लस में n × n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 x³, और लास्ट में देखो 3 पावर करी तो 3 स्टेप तक आए, लास्ट में तो n पावर होने वाली है, तो n स्टेप्स तक जाएंगे। n स्टेप्स तक मतलब n-1 से कम होते 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 3 2 1 तक जाएंगे, और लास्ट में नीचे फैक्टोरियल n होगा, और 1/n की होल पावर n आ जाएगी। x की जगह 1/n है ना, क्योंकि ये हमने पूरा खोल दिया इसको। ध्यान से देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। हो गया 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 कह दो या केवल 1 कह दो, कोई इशू नहीं है उसमें, तो ये 1 हो गया। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान दें। अब ये n² है, एक n तो कटेगा यहां से, ठीक है, एक n तो कटेगा। ये फैक्टोरियल 2 मैं आगे लिख देता हूं, एक n यहां से कटा, और जो एक n बचा नीचे वो इसको इसके ब्रैकेट के नीचे दे दिया मैंने, तो n - 1/n के नीचे एक n आ गया। ठीक है, सेम काम मैं सब में करूंगा, एक n काटूंगा, 2 n बचे, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, n - 1/n के नीचे एक n, मतलब इसके पास एक n, n-2 के पास एक n, दोनों को दे दिया। अब बढ़ते जाओ आगे, सब में यही करो, लास्ट में भी यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक n यहां से काटा मैंने, 1 फैक्टोरियल n अभी भी बाहर निकाला ही है, मैं इसको नहीं काट रहा हूं, मैं इधर से कनेक्ट कर रहा हूं पैटर्न के हिसाब से, है ना, पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। तो n - 1/n अलग कर दिया, n - 2/n अलग कर दिया, सबको मिलेगा,
1/n तक मिलेगा सबको, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और बस अब नेक्स्ट स्टेप में एक छोटा सा काम और कर लो, इनको सेपरेट कर लो। सेपरेट मतलब ये 1 - 1/n हो जाएगा, ये 1/2 था, मैंने n लिख दिया गलती से, ये 3 था सॉरी, तो 1/3 और ये 1 - 1/n एज इट इज। अगेन 1 - 2/n और लास्ट में बढ़ते बढ़ते 1/n 1 - 1/n 1 - 2/n 1 - 3/n और ऐसे बढ़ते 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 लास्ट में 1 - n/n सॉरी n - 1/n ये बनेगा। और इसको काट के देखो आप, यही आ जाने वाला है, मतलब यहां ब्रैकेट है ऑब्वियसली और वो ये आ जाएगा 1/n, ठीक है। ये पैटर्न है, यहां तक हमने इसको खोल दिया, ये चीज और ये चीज एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये हमारा an चल रहा था अभी तक तो सिर्फ, अब हमें an+1 चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में इसको दे रहा हूं, ध्यान से देखें, an+1 निकाल रहा हूं, n की जगह n+1 रख दो आप हर जगह, तो 1 + 1 + 1/2 और ये आ जाएगा 1 - 1/n+1 1/3 1 - 1/n+1 1 - 1/2/n+1 एंड सो ऑन। और लास्ट वाला ये 1/n तो है ही, 1 - सेम वही n+1 जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं लास्ट वाला ही सीधा लिख रहा हूं, और 1 - ये n और ये नीचे n+1 इस तरह से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियरली यहां से देखेंगे अपन कौन बड़ा है कौन छोटा है, माइनस करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि अजीबोगरीब सी वैल्यूज हैं, माइनस नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लियरली हम एनालाइज करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान से देखें कैसे, आप इन दो को तो कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों तो सेम ही है। थर्ड स्टेप से गड़बड़ी शुरू हुई है, जो गड़बड़ी यहां पर चली है वही गड़बड़ी हर स्टेप में चली है। एक स्टेप को कंपेयर कर लोगे सारे स्टेप सेम चलेंगे, तो आप केवल इतना कंपेयर कर लो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो कंपेयर करना इजी है। कैसे, नीचे की जगह नहीं बिगाड़ने अपन, ऊपर कर लेते हैं, या कर लो यार, मिटाना ही पड़ेगा बाउंडेड के लिए, तो बड़ा ही हो गया वर्जन थोड़ा। देखो n जाहिर सी बात है छोटा है छोटा है n+1 से, इनको कंपेयर कर रहे हैं, बनाते हैं पैटर्न, n छोटा है n+1 से, सीधी सी बात है। लेकिन 1/n इसको रेसिप्रोकल कर दें तो वो बड़ा हो जाएगा 1/n+1 से, क्योंकि रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। हमें लेकिन माइनस के चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज, अगेन लेस देन -1/n+1। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, इधर आ जाते हैं जगह की शॉर्टेज के चलते, तो 1 - 1/n लेस देन 1 - 1/n+1, तो कौन छोटा हो गया भैया, ये किसके पास था, इसके पास, ये किसके पास था, इसके पास, और सारे ऐसे चल रहे हैं। सिमिलरली 1 - 2/n इज लेस देन 1 - 2/n+1 एंड सो ऑन, सारे चलेंगे। Therefore we can say that an is less than an+1, तो मतलब an+1 बड़ा हो गया ना an से, और वो बड़ा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो कह ही सकते हो, और कुछ कहो नहीं कहो। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग प्रूव किया है अभी तक अपन ने, एक चीज एक पड़ाव पार कर लिया। दूसरा बाउंडेडनेस के लिए, अब बाउंडेडनेस के लिए an से ही चलेंगे, और ये जो एक्सपेंड किया है चलेंगे वहीं से। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, इस पूरी लाइन को वापस से, ठीक है। इसमें क्या हम कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। 1 - 1/n 110% छोटा है 1 से, तो पक्की बात है, मैं लिखता हूं, लिखने से थोड़ी चीजें और क्लियर होती हैं। 1 - 1/n जो है छोटा है 1 से, तो और नो डाउट ये इन दोनों का, ये दोनों भी छोटे हैं, ये भी छोटा है 1 से, ये भी छोटा है 1 से, तो इनका प्रोडक्ट भी छोटा आएगा 1 से, ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट भी छोटा है 1 से, सही बात है, ठीक है। सबके साथ ऐसे ही चलेगा, इन फैक्टोरियल्स को छोड़ करके सबके साथ ऐसे ही चलेगा, हर जगह ये टर्म या ये पूरी टर्म 1 से छोटी है। तो मैं क्या करने वाला हूं,
क्योंकि ऑब्वियसली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आया है तो मुझे अपर लिमिट की जरूरत है। मैं चाहता हूं कैसे भी करके लेस देन का साइन आ जाए इनइक्वालिटी में और मुझे पता चल जाए कि इसकी अपर बाउंड कितना आ रहा है, इस सीक्वेंस का मैक्सिमम कितनी जा रही है सीक्वेंस, वो पता चल जाए मुझे। अपर बाउंड पता करने के लिए इनइक्वालिटी लेस देन वाली चलानी पड़ेगी और लेस देन वाली इनइक्वालिटी चलाने के लिए ये सिस्टम एकदम परफेक्ट लग रहा है क्योंकि सब 1 से तो छोटे ही हैं। 1 से छोटे हैं तो देखो क्या कमाल की बात यहां पर सामने आएगी। जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं इसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, केवल आप सुनने से थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। अब ये फिर लेस देन का साइन यहां पर लेस देन लगा करके मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 सेम 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1, उधर मैं 1 लिख दूंगा इस तरह से। इस तरफ ये है, उस तरफ इसकी जगह 1 आ गया तो ये लेस हो गया, ये लेस हो गया अपने आप ही। सेम इन दोनों की जगह मैं, इधर तो इन दोनों है और उस तरफ 1 लिख दूंगा उसकी जगह भी, तो लेस हो गया। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या बनेगा, कंक्लूजन देखो क्या बनेगा, लिख देना ही ठीक है यार, मैं मिटाता हूं, ऐसा करता हूं। ये जो लिखा है मैंने नीचे वाला पोर्शन जो हो चुका है उसको मिटा रहा हूं मैं। आप लिखोगे कि an लेस देन है 1 + 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 एंड सो ऑन 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 1। क्लियर? ओके, आप थोड़ा सा नोटिस करो तो ये पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बोला था कनेक्ट करूंगा, मैं कर दिया कनेक्ट। यही तो था पिछले वाले सीक्वेंस का an, कुछ चेंज थोड़ी था। ये पिछले वाले सीक्वेंस का an था, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, वहां से कॉपी करो, यहां पेस्ट करो आगे के सारे स्टेप्स। भाई इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, सब जगह 2 लिख देंगे, 2 से बड़ा जहां भी जो भी दिखेगा उसको फिर लेस देन वेस देन में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में कंक्लूड क्या कर पाएंगे कि ये लेस देन है 3 के। कंक्लूजन यही आएगा, काम हो गया, खत्म, काम ही खत्म। और यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अगर a1 निकालोगे फर्स्ट टर्म तो 1 + 1 अपॉन 1 की होल पावर 1, दैट मींस फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है 2। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो 2 से बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम ही 3 है, उससे तो छोटा ही है सब कुछ। तो लिमिट कहां से कहां तक आने वाली है, मतलब an खुद ही सिंस a1 इज इक्वल टू 2 एंड सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो उस केस में an जो है वो 2 से लेकर के 3 के बीच में आ रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब बाउंडेड तो हो ही गया, बाउंडेड हो गया, साथ में लिमिट भी 2 से 3 के बीच में आएगी। जब सारी टर्म्स ही 2 से 3 के बीच में आ रही है तो लिमिट भी 2 से 3 के बीच में ही आनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कमाल की बात यह और है, एक और कमाल की बात यह है कि इसकी लिमिट भी ई ही आती है जो पिछले वाले क्वेश्चन की लिमिट आई थी, सेम लिमिट है दोनों की। आपने बचपन में शायद फॉर्मूला भी सीखा होगा 1 की पावर इनफाइनाइट वाला, तो इसमें इनफाइनाइट पे लिमिट लगाओगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, और ई की पावर यहाँ जो लिखा रहता है वो उसका आंसर आता है। तो ई की पावर 1 इसकी लिमिट मतलब ई आने वाली है। हालांकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिमिट नहीं पूछता क्योंकि उसका पैटर्न अलग है करने का उस क्वेश्चन को, वो इससे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। तो इतना ही पूछेगा एग्जाम में अगर कन्वर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर लिया, उसके 3 एग्जांपल्स किए। मुझे लगता है कि इतने लेवल तक अब आप बाकी के एग्जांपल्स करने के कैपेबल हो जाओगे, इसलिए 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। बाकी के 2 फॉर्मेट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोनों फॉर्मेट्स के 2-2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस और बाउंडेड, अनबाउंडेड, मोनोटोनिक, मिक्स क्वेश्चंस मतलब चाहिए अगर आपको कुछ 10-15 जिसको हम ओरली डिस्कस करें, तो एक बार आप कमेंट करना नीचे। अगर कमेंट्स सफिशिएंट होंगे इतने तो मैं उसको भी लूंगा नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है? नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे जो भी है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो तो पता ही है आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।